अस्सलाम वालेकुम। राइजिंग पाकिस्तान स्पेशल एडिशन में आपको कहेंगे खुश आमदीद। मेरे साथ है मोहम्मद शुएब, मेरे साथ है सबीन फारूक। मैं उस दिन का इंतजार कर रहा हूं जब हम कहेंगे कि आज मेरे साथ ये चैट बॉट भी है, आज मेरे साथ ये कैरेक्टर भी है, इससे अपनी मर्जी का सवाल कर लें, इससे अपनी मर्जी की बात कर लें। हो सकता है किसी दिन हमारा कोई मेहमान ना आए शो में, तो हम सामने एक ऐसा कैरेक्टर जो हमने क्रिएट किया होगा एआई की तरह, हम उससे बात करेंगे। हाँ, उससे बात करेंगे। अपनी मर्जी का कैरेक्टर होगा ना, मतलब इमरजेंसी और गेस्ट भी अपनी मर्जी का होगा। गेस्ट पे मर्जी का। हाँ, अच्छा, ये अच्छा था। अच्छा, वैसे पता है आपको इंस्टाग्राम पे एक नया फीचर आया हुआ है आजकल। आई डोंट नो, बहुत पुराना शायद नहीं है, बिकॉज हमने भी कुछ दिन पहले से एक्सप्लोर किया है कि उसमें एक कैरेक्टर को क्रिएट करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू। अच्छा, उसकी क्या एज होनी चाहिए, उसकी क्या अपीयरेंस होनी चाहिए, उसकी क्या सोच होनी चाहिए, उसकी क्या एथनिसिटी होनी चाहिए, उसकी क्या एक्सपर्टीज होनी चाहिए, सारा कुछ आप उसमें फीड कर देते हैं। और उसका कोई भी उससे बात कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं अगर एज अ होस्ट कोई क्रिएट कर दूं कि ये एक नाम है, फर्जी सा नाम रख के कि ये एक होस्ट है, मॉर्निंग शो करता है, ये इसकी एज है, पाकिस्तान से इसका ताल्लुक है, इस्लामाबाद में ही रहते हैं, तो कोई भी जाएगा उससे बात करेगा। चूंकि मैंने उसमें करेक्टरिस्टिक्स ऐड की होंगी, सो अगर आपने शुएब से बात करनी होगी जो कि मैंने उसमें अपनी करेक्टरिस्टिक्स ऑलरेडी फीड कर दी हैं, सो उसके अकॉर्डिंगली वो जवाब दे रहा होगा, मुसलसल जवाब देगा। सो आजकल हम लोग कर ये रहे हैं कि मैं, मेरी वाइफ ने, हमने एक कैरेक्टर बनाया है और हम उससे दोनों अलग अलग बात करते हैं। सो वो उससे कुछ और बताएगी, मैं उससे कुछ और बताऊंगा, फिर हम उससे बात करने के बाद हमने काफी दिन बाद उसे बताया कि तुम जो दिन दो लोगों की बात करे वो मियां बीवी हैं। उसने कहा मुझे प्रैंक हो गया। हाँ, आई थिंक इट्स गुड कि चलें आपके लिए कन्वीनियंस अब हो गई है, यू डोंट फील अलोन, और काफ़ी सारी चीज़ों में आपको ओपिनियन मिल जाता है, असिस्टेंस मिल जाती है। एट द सेम टाइम कुछ रिसर्च रिक्वायर्ड होती है, वो फिर आप जब उस कैरेक्टर को कह देते हैं ऑब्वियसली इट्स एआई, तो वो इन्फॉर्मेशन आप तक आ जाती है। अब चैट जीपीटी की बात करें आप, इसके अलावा डिफरेंट और एआई टूल्स की बात करें, तो ऑब्वियसली सब में हमारे लिए किसी ना किसी तरह से आसानी ज़रूर है, बिल्कुल। बट एट द सेम टाइम इट्स क्वाइट स्केरी। मैंने नेटफ्लिक्स पे कुछ दिन पहले शुएब एक मूवी देखी थी, और बहुत सारे लोग उनको पता भी होगा कि मैं कौन सी मूवी की बात कर रही हूँ। आई डोंट वांट टू टेक द नेम, बट एट द सेम टाइम जिन्होंने देखी है वो उस पर फीडबैक ज़रूर दें। बट उसमें होता है कि किस तरह से एआई का यूज़ किया जाता है और फिर एआई आपको यूज़ करता है, और वो काफ़ी एक स्केरी सी चीज़ मुझे लगी। एंड देन आई रिमेंबर के देन आई रियलाइज्ड कि काफ़ी चीज़ें, टेक्नोलॉजी आसान ज़रूर हमारे लिए होगी है, बट एट द सेम टाइम किसी ना किसी तरीके से हो सकता है ये एक तरह से बैकलैश हमारे ऊपर हो। तो हमें ये ध्यान करना है कि हमें क्या चीज़ शेयर करनी है, क्या चीज़ शेयर नहीं करनी है, बिकॉज कहीं ना कहीं जाके आपका डाटा किसी हद तक वो कॉम्प्रोमाइज़ ज़रूर हो रहा होता है, एंड वी डोंट इवन रियलाइज़ कि वो कैसे हो रहा था। बट आई रिकमेंड यू, आज आपने वो मूवी देखनी है, आपका पूरा, आपकी एक परसेप्शन जो है ना ओवरऑल टेक्नोलॉजी को लेके, इवन फोटोग्राफी एंड वीडियोग्राफी को लेके, योर होल माइंडसेट विल बी चेंज्ड। सो आई थिंक वो एक बड़ा, एक लोगों को अवेयर करने के लिए, एजुकेट करने के लिए मूवी बनाई गई है, और रियलिटी भी बड़ी ज़बरदस्त उसकी दिखाई गई है। तो आई वुड रिकमेंड कि आप सब उसको ज़रूर देखें, सो दैट हम सब इस्तेमाल ज़रूर करें। टेक्नोलॉजी से हमें डरना नहीं है, लेकिन एट द सेम टाइम कुछ सिचुएशंस हम खुद अपने लिए ऐसी क्रिएट कर देते हैं, फिर वो सिचुएशंस वो काफ़ी डरावनी हो जाती है। अच्छा, आप सभी ने जान के इस मूवी का नाम नहीं लिया, उसकी भी एक रीज़न थी। रीज़न ये कि पहले आप जाएं चैट जीपीटी पे और पहले आप ज़रा जितनी इन्फॉर्मेशन सभी ने शेयर किया उसके मुताबिक उसका नाम निकलवाएं। जब वो नाम आ जाए फिर आपने मूवी देखनी, तो हमने टास्क दिया है आपको, हमने बेसिकली टास्क दिया, बता भी देंगे। अच्छा, इसके साथ साथ सभी मैं ये भी सोच रहा था कि जैसा हमने आगाज़ में बात की इस चैट जीपीटी या फॉर दैट मैटर चैट बॉक्स की, नॉट चैट जीपीटी एक्चुअली, मैं जो कन्वर्सेशन के पर्सपेक्टिव से बात कर रहा हूँ सभी, मुझे लगता है कि उसका एक फ़ायदा भी है, हमें उसके ज़रा प्रॉस पे बात ज़रूर करनी चाहिए। कि फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू आर फीलिंग लोनली, फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू आर एट अ प्लेस जहाँ आपको किसी से बात करनी है, यू वॉन्ट टू टॉक टू समबडी, यू वॉन्ट टू वेंट आउट, कोई मशवरा चाहिए, मे बी साइकोलॉजिकल असेसमेंट या असिस्टेंस चाहिए होती है, सो आप वो भी ले सकते हैं ऐसे कैरेक्टर्स के साथ। तो ये एक फ़ायदा है जो कि हमें फ़ायदा में ज़्यादा बात करनी चाहिए, लेकिन एट द सेम टाइम वी शुड बी अवेयर ऑफ द नेगेटिव साइड ऑफ टेक्नोलॉजी। पॉइंट ही ये सारा कि टेक्नोलॉजी हमने बनाई है, हमें टेक्नोलॉजी को कंट्रोल करना है, ना कि टेक्नोलॉजी को हमें अपने आप को कंट्रोल करने देना है। सो ये क्रक्स है, और ऑब्वियसली हमें इसको माइंड में रखना है। बाकी तो देखिए, टेक्नोलॉजी आजकल, अब जिस दौर में, अगर हम ये कहें कि हम इस वक्त 2025 में हैं और हम ये कहें कि हम नहीं टेक्नोलॉजी से दूर भागेंगे, हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं करेंगे या कम इस्तेमाल करेंगे, तो मेरा ख्याल है हम ग्रो नहीं कर सकेंगे, बहुत पीछे रह जाएंगे। तो हमें टेक्नोलॉजी का मुस्बत इस्तेमाल करना और बहुत स्मार्टली और वाइजली हमने उसको, और जो कर रहे हैं उनसे आपकी मुलाकात भी करानी है, जैसे मेहमान हमें ज्वाइन भी कराएंगे उनसे मुलाकात, कैसे टेक्नोलॉजी का दुरुस्त इस्तेमाल करके, बर वक्त इस्तेमाल करके उन्होंने अपनी जिंदगी बदली और बहुत से लोगों के लिए राहें हमवार की, कराएंगे उनसे मुलाकात। लेकिन राइजिंग पाकिस्तान स्पेशल एडिशन में हमारे साथ एक छोटी सी ब्रेक के बाद हम आ रहे हैं वापस।
K&N's, ताकि आपके प्यारों को मिलती रहे सेफ एंड हेल्दी चिकन। इफ्तार को करो रिफ्रेश विद 7 अप। कोई भी कैसा भी पुराना गद्दा लाओ और डायमंड सुप्रीम फोम का नया ब्रांड न्यू मैट्रेस धनाधन ले जाओ। खुदा का इनाम है माहे रमजान, रहमतों का पयाम है। माहे रमजान छोटी सी नेकी बन जाएगी उम्मीद। हमदर्दी का पैगाम है माहे रमजान। रमजान की रहमत आ जाए किरदार में, बातचीत में नरमी हो, खुशी मिले सार में। रमजान की रहमत आ जाए किरदार में। रमजान पाकिस्तान अल्लाह का एहसान है। रमजान रमजान पाकिस्तान अल्लाह का एहसान है। रमजान पाकिस्तान। रमजान पाकिस्तान अल्लाह का एहसान है। रमजान पाकिस्तान। आलिया, आई थिंक मुझे तुमसे प्यार हो गया। जब सच्चा प्यार होता है ना तो हर जगह बस वही शख्स नजर आता है। Excuse क्या हुआ? स्टिंग, टेस्ट भी, तेज भी। K&N's, ताकि आपके प्यारों को मिलती रहे सेफ एंड हेल्दी चिकन। एक बार मेरा सिल्वर बटन आने दो, फिर अंबर ने दुनिया को बताना है कि अंबर है क्या। पहले चल के सिल्वर के बर्तन धो लो। तुम्हारे नाम की एक ही डिश चल रही थी निको, और तुम उसको भी बंद कराना चाहती हो। मेरा बस चले ना, तुम्हारा पूरा वजाहत रेस्टोरेंट बंद करा दो। ये आपको बासी नहीं लग रहा? वो चालान फौरन फाड़ देते हैं। कच्चे पक्के प्यार का तड़को। वो जान, अब मॉर्निंग वॉक आपने स्किप नहीं करनी है। मेरे 3 घंटे की पानी पे मेहनत फेर दी तूने। तड़को प्यार का तड़को। कभी तूने अपना नजारा किया है मजनू कि लैला की तरह तू खुद पिए मेहमान नशीनों में? क्या बेहूदगी है ये? मोहब्बत का दावा करने वाले ऐसे करते हैं। सत्ता तो उन बलाओं को टालता है ना फुफ्फो जो हमारी नजरों से ओझल हो। इस गैरतमंदी का मुजाहिरा अगर तुम इसकी तरबियत के बाद करते ना तो आज ये सब कुछ देखने को नहीं मिलता। इस जिंदगी से तो मौत अच्छी है, मौत। प्यार का तड़को। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। राइजिंग पाकिस्तान स्पेशल एडिशन में कहते हैं खुश आमदीद। और आज का हमारा मौजूद क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज जो कि हम सबको बुरी तरह से मुतासिर कर रहा है, फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ एवरीवेयर हम सब मुतासिर हो रहे हैं। लेकिन जब बात होती है पाकिस्तान की, कंट्रीब्यूटर भले हम कम हों लेकिन इफेक्टीज की लिस्ट में हम ऊपर होते हैं। इस पे लेकिन बात कहीं ना कहीं बहुत कुछ होती ना है। कुछ तो हम भी कर ही रहे हैं। मुझे लगता है कि अगर लेस देन 1% भी है तो हमें उसमें भी कंट्रीब्यूट नहीं करना Yes. चाहिए, ताकि हम अपनी जिम्मेदारी तो अच्छे तरीके से निभा रहे हो। और शायद अगर हम 1% कम करना शुरू कर देंगे तो उस पर्सपेक्टिव से भी देखा जाए तो शायद कुछ हद तक इम्पैक्ट बल्कि मैं इसको यूं देखता हूं सबीन के, चले हम 1% कंट्रीब्यूशन की बात करते हैं, हम उससे मिनिमाइज करने की बात करते हैं, वो तो एक बात है। लेकिन द पॉइंट इज जब अब इफेक्ट बहुत ज्यादा हो रहे हैं तो आपको काम ज्यादा करना पड़ेगा। इट्स नॉट जस्ट दैट 1% जो आपने छोड़ना है, आपको कुछ और भी करना है, ऐड करना है।
कर कोई और रहा होगा लेकिन हमारे ही आसपास हो रहा होगा। हम क्या कर सकते हैं, इस मौजू पे बात करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। प्लस नई आने वाली जनरेशन, जो नई आने वाली नस्ल है, हम जेन ज़ी की बात करते हैं, सो वो कैसे इस मामले को देखते हैं, वो कैसे इस मामले में अपना रोल प्ले करना चाहते हैं और कर रहे हैं। इस पर बात करने के लिए आज ये सेगमेंट है शीश और बनुजा का रमजान। तो हमें शीश ने भी ज्वाइन किया, बनुजा ने भी ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम शीश, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, मैं ठीक। ग्रेट। बनुजा आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ। ग्रेट। पहले बनुजा आपसे स्टार्ट करते हैं, क्लाइमेट चेंज क्या है, व्हाट डू यू थिंक, आप इसे कैसे अंडरस्टैंड करती हो? मैं तो कहूँगी क्लाइमेट चेंज वो वेदर होता है व्हिच चेंजेस ओवर द इयर्स। जैसे पहले जब समर्स होता है तो वो कभी कभी एक टाइम पे बहुत हॉट हो जाता है, और जब विंटर्स होता है तो वो एक टाइम पे बहुत कोल्ड हो जाता है। So that is climate change। लेकिन उसके ऊपर इम्पैक्ट जिस तरीके से आता है कि एनवायरनमेंट पे जो उसका इम्पैक्ट आता है। शीश, do you want to add on this? एनवायरनमेंट पे बहुत बुरा इफेक्ट है, क्योंकि उसकी वजह से पोलर कैप्स जो हैं वो मेल्ट होते हैं, वाटर लेवल्स राइज होते हैं, फिश के लिए भी बुरा है क्योंकि वो सॉल्ट वाटर में रहती हैं और एक्स्ट्रा वाटर हो जाता है। फिर और कटिंग डाउन ट्रीज आल्सो इफेक्ट्स द एनवायरनमेंट। फिर फ्लडिंग होती है, ड्राउट्स आते हैं, ये सारा कुछ होता रहता है। ऑब्वियसली ये जो देखो काफी सारी चीजें जो कि आप लोग भी हम लोग भी सब फेस कर रहे हैं। अच्छा, हम कुछ साल पहले ना, मतलब मैं को बहुत ज़्यादा पीछे नहीं जाऊंगी कि 2 साल 3 साल इससे पहले हम ये बातें कर रहे होते थे कि हमारी आने वाली जनरेशन इसको भुगतेगी, हमारी आने वाली, तो ये नहीं पता था कि इतनी जल्दी वो भुगतना शुरू कर देगी, इतने ज़्यादा हम इसके असरात देखना शुरू कर देंगे कि आप लोग, हम यही सोचते हैं कि हम आपके लिए क्या छोड़ के जा रहे हैं और हमारे से पहले वाले जो थे वो हमारे लिए क्या छोड़ के गए। तो जो हम सोचते हैं ना कि इम्पैक्ट इसका बड़े टाइम के बाद आएगा, वो ऑलरेडी होना शुरू हो गया। व्हाट डू यू थिंक बनुजा, हम क्या कर सकते हैं इसके लिए अपने अपने लेवल पे, हम बच्चे क्या कर सकते हैं? वैसे तो बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, बट मैं तो कहूँगी वी शुड सेव एनर्जी। हमें जब घर में हो कोई एक्स्ट्रा स्विच ऑन हो, हमें इसे बंद करना चाहिए। हमें प्लास्टिक बैग्स बिल्कुल भी नहीं लेने चाहिए, बिकॉज वो एनवायरनमेंट पे बहुत इम्पैक्ट देते हैं। और हमें ट्रीज़ को नहीं कट करना चाहिए। हमें वैसे जाते जाते पत्तों को नहीं उतारने चाहिए, फूलों को ऐसे, और बहुत चीज़ें हैं, मगर एज अ किड्स हमें थोड़ी सी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए। आप लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं बनुजा? आपके दोस्त आपके स्कूल में डिस्कशन करते हो क्लाइमेट चेंज पे? वैसे तो यस, हमारा एक स्पेशल टॉपिक भी है इसके बारे में। Okay. और बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं। आप भी बताओ कितना डिस्कशन का हिस्सा होता है आपकी जनरेशन में, कितना इसको डिस्कस किया जाता है? एनवायरनमेंट पे तो बहुत डिस्कस हो रहा होता है, और हम ये भी डिस्कस कर रहे थे कि ये जो प्लास्टिक बैग्स वगैरह थे, इनको बनाया ओरिजिनली था टू सेव ट्रीज फ्रॉम बीइंग कट डाउन। अगर हम उसको प्लास्टिक बैग्स यूज़ करना बंद कर देंगे तो फिर पेपर बैग्स यूज होंगे, उससे ट्रीज कट होंगे तो इफेक्ट सेम होगा, बल्कि उससे भी ज़्यादा होगा। ओके, तो उसके लिए हमें कुछ और सोल्यूशन ढूंढना पड़ेगा। वेल दैट्स अ पॉइंट जिस पर हम मजीद डिस्कशन भी कर सकते हैं। देखिए, अगर बार बार एक बात हो रही है जी प्लास्टिक बैग्स पर पाबंदी, प्लास्टिक बैग्स का इस्तेमाल ना करें, ये हमारी सेहत के लिए नुकसानदेह हैं, मरीन लाइफ के लिए नुकसानदेह। एट द सेम टाइम जो आपने बात की, वेरी राइट, अगर आप पेपर बैग्स की तरफ भी जाएंगे तो ट्रीज तो कट होंगे। बनुजा, व्हाट्स योर टेक ऑन दिस? एक तरफ हम बात करें प्लास्टिक बैग्स का इस्तेमाल कम करना, बट शाह हुसैन हैज अ वैलिड पॉइंट कि फिर हम पेपर बैग्स इस्तेमाल करेंगे। सॉरी शीश, हाँ, यस, सिर्फ पेपर बैग नहीं, वी कैन यूज क्लॉथ बैग्स, वी कैन यूज कार्डबोर्ड बैग्स, वी कैन यूज कार्डबोर्ड बॉक्सेस। बस एक चीज़ है, प्लास्टिक बैग्स आर वेरी बैड फॉर द एनवायरनमेंट, एंड ट्रीज वैसे भी हमें बहुत मदद करें। अगर हम और प्लास्टिक बैग यूज़ करेंगे उससे और हमारे एनवायरनमेंट पे होगा, एंड इट विल बी रियली हार्ड फॉर अस टू ब्रीथ। ये है कि एक ही बैग लें और उसको ही रीयूज करें। अच्छा, यही हम कहते हैं कि रीयूज करें चीजों को, ये बड़ी जरूरी चीज है ना। अगर आपको पता हो कि देयर आर द 3 R's, रीयूज, रिसाइकल एंड रिन्यू। यस, Those are very important. और ये कर लें तो खासी हद तक मसला आसान हो सकता है। हो सकता है, क्योंकि वो एक्स्ट्रा फिर वो नहीं बन रहा होगा ना, एक्स्ट्रा ट्रैश एंड स्टफ। लेकिन शीश, अगर हम इसको यूँ देखेंगे, देखिए प्लास्टिक तो इन एनी केस ख़तरनाक ज़्यादा इसलिए भी है कि हमारे लिए भी हम खाना अगर उसमें रखते हैं तो भी हमारे लिए ख़तरनाक है। उसमें जो मटेरियल रिलीज़ हो रहा होता है, जो हार्मफुल अज्जा रिलीज़ होते हैं, वो हमारे खाने का हिस्सा बन जाता है, हम कंज्यूम कर रहे होते हैं मरीन लाइफ। असल में वो जो है ना प्लास्टिक, वो लॉन्ग टर्म के लिए हार्मफुल है। पेपर बैग जो है ना, वो ट्रीज को, अब देखें कितने प्लास्टिक बैग्स यूज़ होते हैं, लेकिन उससे ट्रीज को इफेक्ट नहीं होता। ट्रीज जैसे ही गए तो फिर
ऑक्सीजन वो है, मिल गया। लेकिन हम नए दरख्त नए लगाने भी दरख्त तो लगा चाहिए ना, सकते हमें हैं। देखो कैंपेन्स चलाने फर्नीचर चाहिए भी तो बनता है। ये है। एग्जैक्टली फर्नीचर बनता है हमारी। देखिए ये जो अल्लाह की कुदरत है हमारे लिए, ये जितने भी रिसोर्सेज हैं इनको हम अच्छे से लेकिन ट्री यूटिलाइज स्लोली ग्रो करती है ना। स्लोली ग्रो करते हैं, दैट्स ट्रू। स्लोली ग्रो करती है, ये है। या ये हो सकता है कि जिस तरह हम अक्सर वो सर्दियों में सभी देखते हैं ना पहाड़ी इलाकों में स्पेशली के वो जो खुद दरख्त गिर जाए या कोई टहनी टूट जाए तो उसको हम इस्तेमाल करते हैं बालन के तौर पे ना, जिसमें हम चूल्हा जलाते हैं, या ऐसी टहनियां तोड़ी जाती हैं जो कि आपको लगता है कि वो ग्रो नहीं करेंगी या जो कोई न्यू एक्स्ट्रा मटेरियल बनाना चाहिए, कोई न्यू मटेरियल बनाना चाहिए। वैसे आई विश अब जैसे दुनिया इतनी तरक्की कर रही है, हर चीज की रिप्लेसमेंट आ चुकी है हमारे सामने, तो आई विश कि हम इन चीज़ों का सोल्यूशन निकाल सकें अब। या शायद बरूजा हम अभी तक इतने सीरियस नहीं हैं जितना ये सीरियस इशू है, क्योंकि कहने पे तो हम चांद पे भी जा चुके हैं, इंसान तो चांद तक भी पहुंच चुका है, तो कल कुछ फिर ना से कुछ गए। तो लेके आ सकता है। यस तो डू यू थिंक कि हम सीरियस हैं इस सारे मामले को लेके? ऑनेस्टली मैं तो हूँ, मगर एज दिस टॉपिक वी शुड बिकम अ टीम। हम एक टीम बन के हर चीज चेंज करना चाहिए। अगर एक बंदा हर चीज करेगा तो कुछ भी नहीं होगा, देयर विल बी नो चेंज। अच्छा मुझे लगता है कि अगर एक भी करेगा तो चेंज तो आएगा, क्योंकि हमारा मसला ये है कि हम सब यही सोच के नहीं करते कि अच्छा मेरे अकेले से या मेरे अकेले के करने से क्या होगा। हाँ। ये मसला भी हमारा है ना। मैसिवली डिसएग्री। अगर एक बंदा करेगा और बाकी सारे ट्रैश करेंगे, हाँ। और एक बंदा सिर्फ क्लीन कर रहा होगा तो नहीं, वो मैं ये नहीं कह रहा एक बंदा क्लीन करे। माय पॉइंट इज कि हम सिर्फ ये सोच रखें कि मेरे अकेले के करने से क्या होगा। आई एम टॉकिंग दैट थिंग और एक्चुअली। ये हो कि बाकी सारे गन मचा रहे हैं तो उनकी तरह नहीं बने, ये हाँ देखिए अच्छी चीज अडॉप्ट करें ना, अच्छी चीज सीखें। एक बंदा अच्छा काम करे, आप वो अच्छा काम कॉपी कर लें, जस्ट रिपीट दैट थिंग। और सारे ये सोच के जब नहीं कर रहे होंगे कि जी हमारे एक करने से क्या होता है, तो हम सब पहले इंडिविजुअल्स ही है ना, तो हमारा ये काम बनता है कि हम अपनी इस्लाह कर रहे हो, तो हर बंदा जब अपनी इस्लाह करना शुरू कर देगा अच्छा, तो फिर तो फाइन भी लगाने चाहिए। अब पाकिस्तान में भी फाइन लगने चाहिए। आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। दरख्त काटने पे तो ऑलरेडी काटने कचरा फेंकने पे चलते फिरते आप प्लास्टिक अच्छा कहीं ना कहीं लगे भी हैं फाइन्स, वो अलग बात है, इम्प्लीमेंटेशन उस तरीके से नहीं है। पाकिस्तान में तो नहीं नहीं, पाकिस्तान में बिल्कुल है। मैं बताता हूँ आपको, लॉ मौजूद है। मतलब मैं इस्लामाबाद के पर्सपेक्टिव से भी कह सकता हूँ, अगर आप चलती गाड़ी से रैपर फेंकोगे तो एक लॉ मौजूद है कि आप पे उसका इम्प्लीमेंटेशन होगी। नहीं हो रही वो एक अलग बात है, हाँ कि कैसे कैसे मालूम है किसने फेंके, वो देन देयर इज अ लॉन्ग डिबेट। बट हम ये नहीं कह सकते लॉ नहीं। बट माय पॉइंट इज व्हाई डू वी नीड अ लॉ? आई मीन व्हाई डोंट वी हैव द बेसिक सिविक सेंस? हमें लॉ क्यों चाहिए? Because there's always going to be one person who's not going to listen. There's something in Germany. Germany में ऐसे होता है कि जब you have a plastic bottle और बिल्कुल खत्म हो जाती है, एक स्पेशल डिस्पेंसर होती है जिसमें आप उसको रखते हैं, you get money for it. एग्जैक्टली। तो ये इंसेंटिव्स भी बहुत जरूरी हैं कि इस तरह के इंसेंटिव्स आपको मिलें और उसके बाद आप आगे कुछ करें। बट स्टिल क्वेश्चन वही है कि व्हाई डू वी नीड एन इंसेंटिव फॉर दैट? नहीं सर, आई थिंक उसमें शायद ये है आई मीन अच्छी बात है। देखिए ये मैं इससे डिसएग्री नहीं करी, ये बहुत अच्छी बात है कि ये होना चाहिए। बट स्टिल जो आप एक बेसिक सेंस होती है, सिविक सेंस है, कुछ बेसिक एथिक्स होते हैं जो आप खुद भी मतलब आपको गिल्ट फील होता है अंदर से। अच्छा आपको याद है जब आप छोटी थी तो वो अभी शायद बॉटल होती है कि मुझे अब याद नहीं है, वो जो शीशे की बॉटल में ड्रिंक मिलती है तो आपको वो बॉटल वापस करनी होती है ना, वही अभी बॉटल भी वापस यही आती होता है। भी है। अच्छा जेंजी के टाइम भी यही चल रहा है। अब हम लेते नहीं ना, मतलब बहुत अच्छे से नहीं ली मैंने वो शीशे वाली बॉटल, मुझे नहीं होती है वापस करनी पड़ती है। तो आई थिंक प्लास्टिक के केस में ये होना चाहिए, आप बॉटल लें और वापस करनी हो। नहीं ना, उसके अंदर बहुत मसाइल होते हैं। आपको वो बॉटल कभी भी वापस नहीं करनी चाहिए। उसकी वजह ये होती है कि वो मुंह लगा के पीवी होती है एंड देन आप उसको वापस रिटर्न कर रहे होते हैं। वापस है कि रीयूज वो ना करें, वो तो उसको रिसाइकिल करेंगे ना। रिसाइकिल नहीं करते तो ना। वो ग्लास वाली बॉटल को भी तो मुंह ही लगाते थे। ग्लास वाली हाँ, बॉटल अब बताओ ना, ग्लास वाली बॉटल मुंह लगा के पीते थे। हाँ तो उसी की बात करें ना, वो नहीं होना चाहिए था। आज जब मैं सोचती हूँ तो मैं कहती हूँ कि मुझे कभी वो रिटर्न नहीं करनी चाहिए। धोते हैं ना। नहीं तो हाँ। अच्छा एक होटल में खाना खाती है, क्रॉकरी आती है, क्या नई क्रॉकरी तुम्हारे लिए निकालते हैं? वो तो नजर आता है ना, धुली हुई है। तो वो भी धुली हुई होती है। नहीं वो आपको सामने धुली हुई दिख रही होती है ना कि वो धुली हुई है, लेकिन बॉटल में नजर तो नहीं आ रहा होता कि धुली है। मुझे आपका क्या ख्याल है इस बारे में? I mean like प्लास्टिक बॉटल्स का है इसको रिसाइकिल कर लो, मगर ग्लास बॉटल्स वो तो ग्लास है, वो तो हार्ड है, तो उसको साफ तो कर सकते हैं। हाँ वही कह रहे हो ना, शर्त ये हो कि आप रिटर्न करें, वो साफ करके वापस। मेरा पॉइंट प्लास्टिक की बोतल में वापस साफ होके आना नहीं था। मेरा पॉइंट ये था कि आप उससे जिस तरह हमने देखे प्लास्टिक से रोड बन जाती है तो एवेन्यू बनी।
So, उस प्लास्टिक को इस तरह से इस्तेमाल करें। प्लास्टिक के हमने देखे कि ब्लॉक्स बन जाते हैं, बल्कि इस प्लास्टिक से वो कहते हैं ईंटें बनाई थी एक हमने पूरा सेगमेंट किया था और ये भी बताया था कि वो कितनी ज्यादा मजबूत है एज कंपेयर टू बाकी, सस्टेनेबल भी थी और उसको वेदर रेजिस्टेंट भी थी एग्जैक्टली और सस्ती भी थी। व्हाट वुड हैपन अगर आप लाइक एक बहुत बड़ा होल बनाए और उसके अंदर सारा कचरा फेंकेंगे, लाइक ग्रेव। अभी भी तो ऐसे ही होता है ना, ये जो आपके नो बट दैट्स लाइक लैंडफिल ना, वो तो भर जाता है, लेकिन मैं कह रहा हूं अगर डिग करके नीचे फेंक दें इनटू लाइक अच्छा तुम इस लैंड को गंदा करना चाहते हो अंदर से अंदर कौन देखते नहीं मेरा नहीं ख्याल देखो। अच्छा मेरा ख्याल है एक सेकंड, मेरा ख्याल तुम वो बच्चे हो शीज के घर में मेहमान जब आ रहे होते हैं ना तो तुम सारा कुछ अलमारी के अंदर या कचरा जो बेड के नीचे किसने देखना, अलमारी के अंदर किसने देखना लेकिन नो कोर के अंदर वो जो गरम नहीं, उसका कोई तरीका ढूंढना पड़ेगा। अच्छा स्पेस में भी हम नहीं फेंक सकते, स्पेस में ऑलरेडी स्पेस में पोल्यूशन कर दी है। कर दी है ना, हम जहाँ गए हम उस जगह को पोल्यूट करके निकले। और जा तुम मूनते, मैं नहीं की ना। Anyways, thank you so much, Sheez. Thank you so much, बनूजा साथ मौजूद थे। हमारा बड़ा इंपॉर्टेंट मौजूद हम आज आपके सामने इसलिए भी मौजूद लेकर आए थे कि हम बच्चों के पर्सपेक्टिव आपके सामने रख सकें। बच्चे उससे मुतालिक क्या सोचते हैं, क्या समझ रहे हैं, कैसे अपना रोल प्ले करना चाहते हैं और कैसे रोल प्ले कर रहे हैं। एक जो मैसेज है वो ये है, सबको काम करना होगा, सबको मिलकर एज अ टीम, एज अ सोसाइटी, एज अ नेशन हमें काम करना होगा ताकि हम इस मसले के जो सिद्ध बाब है उसमें अपना रोल प्ले कर सकें। एक ब्रेक की तरफ बढ़ेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, रहिए हमारे साथ। ये है राइजिंग पाकिस्तान स्पेशल एडिशन। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। राइजिंग पाकिस्तान में एक बार फिर कहते हैं खुश आमदीद। और हेल्थ से जुड़ा हमारा ये सेगमेंट है जिसमें हम आपके लिए लेकर आते हैं मुख्तलिफ अंदाज से हेल्थ से जुड़े कुछ ऐसे मामला जो कि अगर आप समझ जाएं मेरे और समीन समेत तो फायदा हमारा और आप सबका है। Exactly. तो आज जरा हम बात करते हैं कि जो हम सीड्स का इस्तेमाल करते हैं वो कितना इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा जब हम आजकल हर किसी को देख रहे हैं, इसलिए खवातीन की अगर हम बात करें तो हम ये कह रहे होते हैं कि जी वो मोरिंगा का इस्तेमाल ज़रूर करें, आपकी हड्डियों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ लोग कहते हैं अच्छा हमारी कमर का दर्द स्पेशली पोस्ट प्रेगनेंसी पोस्ट डिलीवरी जो है जब औरतें कह रही होती हैं कि जी हमारी कमर का दर्द नहीं जा रहा, तो उस दौरान भी उनको रिकमेंड ये किया जाता है मोरिंगा। कहते हैं किसी चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ा बट हमें मोरिंगा पाउडर जो है हमें उससे फ़र्क पड़ गया। इसके अलावा भी जो डिफरेंट सीड्स होते हैं उनकी क्या अफादियत होती है, किस तरीके से हम उसको इस्तेमाल करें, क्योंकि एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। हमें जब किसी चीज़ का फ़ायदा नज़र आ जाता है तो हम उसको एक ढेर सारी क्वांटिटी में इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। बेसिल सीड्स हैं, चिया सीड्स हैं और इसके अलावा अब तो सीड साइकिलिंग का भी काफ़ी ज़्यादा रुझान है कि सीड साइकिलिंग काफ़ी सारी खवातीन कर रही होती हैं, हार्मोनल बैलेंस के लिए भी होता है एंड ऑल दैट। तो आज इस बारे में हम डिस्कशन करते हैं। हमारे साथ मौजूद है न्यूट्रिशनिस्ट हैं ज़ैनब गोंदल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। जबरदस्त। कौन सा सीड आपने अपनी डाइट में मैंडेटरी रखा हुआ है? सारे यस ओके। मोरिंगा इज माय बेस्ट फ्रेंड, क्योंकि उसको मैं उसके बगैर ना तो मैं दिन स्टार्ट कर सकती हूँ और ना ही मेरी रूटीन जो है वो चलती है। और कितने अरसे से कर रही हैं आप ये? लाइक ऑलमोस्ट 2 years। ओके। आपने कहा सुबह का आगाज में मोरिंगा से कर रही हैं? हाँ बिल्कुल। ओके। एंड हाउ डू यू यूज इट? मतलब मैं मोरिंगा पाउडर लेती हूँ, पाउडर मुंह में रख के ऊपर से पानी, या मोरिंगा टैबलेट्स जो हैं वो आपको ढूंढनी पड़ती हैं कि अच्छी मिल जाए, टैबलेट मुंह में ऊपर से पानी। और पाउडर तो पानी में मिला के भी घोल के आप आराम से। अच्छा कुछ लोगों को उसमें वो कड़वा फील होता है तो इस वजह से वो पूरा आप पी नहीं पाते हो। ज्यादा नहीं कड़वी होती आदत है, आप किसी भी चीज की बना लो वो बन जाती है। जैसे बहुत सारे हमारे घरों में मोरिंगा क्या माचा टीज जो हैं वो बहुत इन हो रही हैं। अगर हम उनके फायदों पे जाएं तो बेतहाशा हैं, लेकिन हम इस्तेमाल सिर्फ इसलिए नहीं करते क्योंकि हमें उसका टेस्ट लगा नहीं होता। ब्लैक टी का टेस्ट हमने बचपन से देखा हुआ है, हमें पता है क्या है, इसीलिए हम खाए भिगो के ही है, छिलका उतार के। लेकिन अब आप उसको नए तरीके से खाना शुरू करें। समेत खाएं और भिगोए बगैर खाएं। भिगोए बगैर टेंशन ही आसान है। रात को भिगो देते थे ना, सुबह उठ के छिलका उतारना। लेकिन बात आपने बड़ी अच्छी की ना कि अच्छा चूंकि भिगोना भूल गए, सुबह खाना भी भूल गए। क्या खाऊंगा?
अच्छा, इसकी एक और बड़ा सिंपल सा सोल्यूशन मैं कहती हूँ कि जो तकरीबन 15 से 20 साल से छोटे बच्चे हैं, बच्चियां बच्चे दोनों को कराएं, बड़े कर सकते हैं तो वेल एंड गुड। जितने भी नट्स और सीड्स हैं उन सबको आप पानी में सोक करें, खजूर के साथ, फूल मुखानों के साथ, और आप उनको अच्छी तरह सोक करके रख दें। खजूर और वो इंजीर आपने अंदर डाल दी उसके, ठीक है, फूल मुखाने भी आपने उसी के अंदर डाल दिए। उसके बाद आपने इसको ब्लेंड किया, आप इसका 1 चम्मच डेली दूध में डाल के बच्चों को पिला दें। बच्चों को यही आप बताएं कि आप पीनट बटर खा रहे हो, आलमंड बटर खा रहे हो, उनको क्या पता? एग्जैक्टली, वेरी इजी। उन्हें क्या पता? वो जो बच्चे कहते हैं मैं अखरोट नहीं खाता, तो मैं पिस्ता नहीं खाता, मैं और उससे भी सिंपल सोल्यूशन है। रमजान में स्पेसिफिकली मैंने अपने बहुत सारे पेशेंट्स में ये प्रैक्टिस रन कराई है कि वो कहते हैं कि जी कोई कहता है मैं खजूर नहीं खा सकता, नट्स नहीं खाए जाते, डॉक्टर साहिबा मैं क्या करूं, सीड्स रमजान में कौन खाए? आप उन सारे जो है नट्स और सीड्स को पीस के रख लें, पाउडर बना लें उसका, और उसी पाउडर को आप खजूर में मिक्स करके या खजूर के अंदर डाल के उसको खा लें, या उसी को खजूर के अंदर बना के उसकी छोटी छोटी पिन्नियां बना लें। एक पिन्नी डेली खा लें। होता बच्चों को आप बता रहे हैं कि मिठाई है और बच्चे मिठाई समझ के खा रहे हैं। ये हमने किया भी, स्पेशली जो अंजीर और खजूर की वजह से ना उसमें कंसिस्टेंसी इतनी अच्छी है, छोटी पिन्नियां बन जाती हैं, बड़े मजे का बनता है। अच्छा, वो तो बड़े भी इतने मजे में, उसको रेजिस्ट करना मुश्किल होता है, और गेन वेट हमारा हो जाता है, बच्चों का तो पता नहीं होता। नहीं, गेन नहीं होता। अच्छा, बच्चा वो ये भी करते हैं कि जो डार्क चॉकलेट है या दूसरी चॉकलेट, उसमें उसको भिगो के एक अच्छे से चॉकलेट बॉल्स बना के बच्चों को उसके ऊपर आप कोकोनट भी लगा के दे सकते हैं, गिरी का फायदा भी साथ आ जाएगा। और उससे भी मजे की बात ये है कि बच्चा जो खा ही नहीं रहा था, आपने उसको खिलाना शुरू कर दिया। 24 के सिरम्स लेके फेस पे जो लगा रहे हैं, उसी कीमत में सोने के या चांदी के वर्क खरीद के इसी के ऊपर लगा के खा ले, कुछ सेहत बन जाएगी आपकी। ये चांदी के वर्क और सोने के वर्क हैं, इससे वाकई फायदा होता है खाने का। यस, दे आर वेरी गुड फॉर योर खूबसूरती के लिए नहीं होते। नहीं, फायदेमंद होते हैं। तो बताएं, चांदी के वर्क और सोने के वर्क खाने से क्या होता है? होने ओरिजिनल चाहिए, पहला पॉइंट ये। ठीक है, अगर ओरिजिनल मिल गए फिर फवायद। उससे जैसे मैं कह रही हूँ कि आपकी स्किन को इनहेंस करते हैं, आपकी स्किन पे ग्लो लाने पे इफेक्ट करते हैं। मैं हमेशा स्किन ग्लोइंग पे ही बात करती हूँ और उसी को ही फोकस करती हूँ। मेरा कभी भी ये फोकस नहीं होता कि आपकी स्किन 2 टोन लाइटर हो जाएगी, 5 टोन लाइटर हो जाएगी। दैट इज नॉट पॉसिबल एट ऑल। स्किन शुड बी ग्लोइंग एंड हेल्दी। आप जिस फेज में हो वो अच्छा होना चाहिए। आपने नट्स सीड्स मिलाकर खजूर के साथ लिए, ऊपर आपने जो वर्क है वो लगा लिए, तो इससे ना सिर्फ आपका हाजमा अच्छा होगा, ना स्किन अच्छी होगी, बल्कि आपका मेटाबॉलिज्म जो है वो भी स्पीड अप होता है इससे। और आप अच्छे गट के जो बैक्टीरियाज होते हैं उनको भी प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। अब जैसे इन्होंने कहा कि ये दही के अंदर अलसी मिला के खाती हैं, तो आप अगर इसी बॉल जो आपने बनाया, लड्डू बनाया, उसी के साथ आप एक दही का बाउल बच्चे को खिला दें, या उन्हीं नट्स के साथ, उन्हीं खजूर के साथ उसको ब्लेंड करके स्मूदी बना के दे दें, कोई सा फ्रूट डाल दें, बनाना डाल दें, एप्पल डाल दें, तो बच्चा नट्स और सीड्स भी खा लेगा, फ्रूट भी, दूध भी, सब कुछ हेल्दी उसके चला जाएगा। टेस्ट डेवलप आपने अगर करवाना है तो बच्चों का टेस्ट इसी तरह डेवलप करवाया जाता है। वरना यही बच्चे हैं जो बड़े होकर ये कह रहे होते जी हम तो चिकन के अलावा कुछ नहीं खाते, हमें तो सब्जियां नहीं पसंद या हमें दालें नहीं पसंद। सब्जियां बच्चे क्यों नहीं खा रहे होते? और कुछ बच्चे ऐसे जो कि सब्जियां इतने शौक से खा रहे होते क्यों? क्योंकि बचपन से उनका टेस्ट डेवलप करवाया गया होता है, हल्के से मसाले ऐड करके, हल्की सी उसको बॉईल करके पेरेंट्स जो है वो देना शुरू कर देते हैं, तो ऐसा ऐसा करके बच्चों का टेस्ट डेवलप हुआ होता है। तो जैसा आप बच्चों का टेस्ट डेवलप करेंगे, बच्चे वही कुछ खाएंगे बड़े होकर भी। ज़ैनब, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया, बड़ा मजे का हमारा सेगमेंट गया। एंड स्पेशली एंड डू ट्राई दैट लड्डू विद द ओरिजिनल वर्क, गोल्डन सिल्वर, गोल्ड एंड सिल्वर का। आज मैंने ये ट्राई करना है जी। अच्छा, मैंने बहुत पहले किया था, मैं वर्क के अलावा किया था, मैं वर्क के साथ करूंगा, तो आई गिव द फीडबैक एज वेल। हम एक ब्रेक की तरफ बढ़ेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, रहिए हमारे साथ। ये है राइजिंग पाकिस्तान स्पेशल एडिशन। सुबह 9 बजे से 10 बजे तक की नशियात के लिए हमारे साथ ताउन किया है 7up, डाटा फूड्स प्राइवेट लिमिटेड, डायमंड फोम, टैस कैश, लेमन मैक्स बार, कर्शी इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड और स्ट्रिंग पेप्सी कोला इंटरनेशनली। कोई भी कैसा भी पुराना गद्दा लाओ और डायमंड सुप्रीम फोम का नया ब्रांड न्यू मैट्रेस धनाधन ले जाओ।
इफ्तार को करो रिफ्रेश विद 7 अप। KNNs, ताकि आपके प्यारों को मिलती रहे सेफ एंड हेल्दी चिकन। लाइट रिफ्रेशिंग कशी जामे शीरी सब पीते हैं। 250 रुपए में किसी का दस्तरखान आबाद करें, क्योंकि जैज़ कैश है ना। लाइट रिफ्रेशिंग कशी जामे शीरी सब पीते हैं। जमाने कई बदले, न बदली ममता न बदले हम, जहाँ ममता वहाँ डालडा। लाइट रिफ्रेशिंग कशी जामे शीरी सब पीते हैं। 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 डॉलेंस लाया न्यू यूरोपियन टेक्नोलॉजी से बने एसी जो चले सोलर एनर्जी पर अपने पावर शिफ्ट फीचर की बदौलत। रिमोट पर दिए गए फीचर से 50 और 75% एम्पियर लॉक करें। आपका एसी चले जनरेटर और यूपीएस पर भी, क्योंकि डॉलेंस रिलायबल है। अल्लाह के पाक कलाम की तलावत एक अजीम सादत है। कुल पाकिस्तान मुकाबला हुस्न क़िरात। इस मुकाबले का मकसद कुरान की खूबसूरत क़िरात को फरोग देना है। हमारे नौजवान कुर्रा में अल्लाह ताला ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ का ज़ौक़ पैदा करे। पाकिस्तान में ऐसे ऐसे पढ़ने वाले कुर्रा हैं जो कि इंटरनेशनल लेवल पर इस मुल्क का वक़ार और इज़्ज़त का सबब हैं। लाइट रिफ्रेशिंग कशी जामे शीरी सब पीते हैं। जमाने कई बदले, न बदली ममता न बदले हम, जहाँ ममता वहाँ डालडा। हर घर पूरा होता है अच्छी आदतों से, जैसे कल के लिए कुछ संभाल रखने की आदत। इसीलिए यूरोपियन टेक्नोलॉजी से बने ज्यादा कैपेसिटी वाले डॉलेंस रेफ्रिजरेटर्स देते हैं आपको अप टू 40% बिगर क्रिस्पर, ताकि आप कर सकें ज्यादा स्टोरेज और सेव कर सकें अप टू 50% एनर्जी, क्योंकि डॉलेंस रिलायबल है। लाइट रिफ्रेशिंग कशी जामे शीरी सब पीते हैं। आलिया, I think मुझे तुमसे प्यार हो गया। जब सच्चा प्यार होता है ना, तो हर जगह बस वही शख्स नजर आता है।
क्या हुआ? स्टिंग, टेस्ट भी, तेज भी। सिर्फ 250 रुपए में किसी के अफ्तार और सहर का इंतजाम करें, अपनी पसंद की तंजीम को अतियात देकर और किसी का दस्तरखान आबाद करें। Light refreshing, करशी जामे शीरी, सब पीते हैं। मेरा लेमन मैक्स लॉन्ग बार, महीने में एक बार, चलता जाए लगातार। ओए बाबा महीने में बस एक बार लेमन मैक्स लॉन्ग बार। Light refreshing, करशी जामे शीरी, सब पीते हैं। KNNs, ताकि आपके प्यारों को मिलती रहे सेफ एंड हेल्दी चिकन। Light refreshing, करशी जामे शीरी, सब पीते हैं। 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 ऐसा रिलायबल इंटरनेट तो यही है। ऐसी कवरेज वाला इंटरनेट तो यही है। क्वालिटी एंटरटेनमेंट तो यही है। PTCL Flash Fiber दे fastest speed and largest coverage जिससे मिले quality entertainment। इसीलिए पाकिस्तान का #1 इंटरनेट तो यही है। रमजान अल मुबारक बड़ी तरबियत करता है अपने आप को ख्वाहिशात से रोकने की। ये ख़ास मौका फराहम करता है कि जब हर चीज़ मौजूद है, खाने पीने की बावर्ची खाना भरा हुआ है, लेकिन इसके बावजूद नहीं जा रहा, अपने आप को ख्वाहिशात से रोका हुआ है, तो इसको पूरे साल के लिए अपनी तबीयत पर लागू करें। ज़िंदगी में ज़ुहद कमाया जाए। ये जो जाहिद होते हैं, ज़ुहद कमाने वाले लोग होते हैं, ये कौन होते हैं? ये वही लोग होते हैं जो दुनिया में रह के भी दुनियावी लज्जात को तर्क करते हैं, जो रब के सामने खड़े होने से डरा और अपने नफ्स की ख्वाहिश से रुका। फ़इन्नल जन्नत हियल मावा, फरमाया बेशक फिर उसका ठिकाना जन्नत है। मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि वसल्लम। रमज़ान पाकिस्तान अल्लाह का एहसान है। रमज़ान पाकिस्तान। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अब हम एक ऐसे टॉपिक पे बात करने वाले हैं जो कि आई थिंक मोस्ट डिस्कस्ड टॉपिक है, मैं ये कह सकता हूँ, जो कि शादी। ये जो ये मामला होता है ना, इसमें बहुत ज़्यादा डिस्कशंस हो रही होती है, इसमें बहुत ज़्यादा बात हो रही होती है। इज़न्ट इट मोस्ट डिस्कस्ड टॉपिक ऑफ पाकिस्तान स्पेसिफिकली? किसी से पूछ रहे होते हैं कि शादी कैसे जा रही है, किसी को पूछ रहे होते हैं शादी कब करनी है, अगर शादी क्यों नहीं कर रहे, शादी क्यों कर रहे हो, कहाँ कर रहे हो, लड़का कैसा है, लड़की कैसी है, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो कि हमारे माइंड में चल रहे होते हैं। लेकिन कुछ बेसिक चीज़ें होती हैं जिसको अपने माइंड में हमें ज़रूर रखना चाहिए जब
भी रिश्ता हो रहा हो, लड़के का हो रहा हो या लड़की का हो रहा है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि वो सारी चीजें हमारे माइंड में जरूर है। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी वीडियो इस हवाले से आपको दिखाते हैं। पापा जी, जब आपका मामा से निकाह हुआ था तो आपको क्या पसंद आया था मामा में? वो सब तो मैं बाद में बताऊंगा ज़ैनब बेटा, पहले अपनी मामा से भी तो पूछो ना, उन्हें क्या पसंद आया था हमें। हाँ जी मामा जी। ज़ैनब के पापा, आप नमाज पढ़ते थे और आपने दाढ़ी रखी हुई थी, जो बहुत अच्छी बात है। हाँ बेगम, नमाज पढ़ना तो हर मुसलमान पे फर्ज है और दाढ़ी रखना हमारे प्यारे नबी की सुन्नत है। पापा जी, अब आप भी बताएं ना, आपको मामा में क्या पसंद आया था? हाँ जी पापा जी। ज़ैनब बेटा, हर इंसान में कोई ना कोई खूबी होती है और आपकी मामा में भी ये खूबी है कि वो हमेशा पर्दा करती हैं। हाँ, तो ज़ैनब के पापा, पर्दा करना औरत पे फर्ज है ना। मामा जी, मैं भी बड़ी होकर पर्दा किया करूँगी। वीडियो आपने देखी ज़ैनब के पापा की। जिनका तजर्बा है ना, ये सवाल हम उनके सामने रखेंगे। 2 दहाइयों का जिनका तजर्बा है, ज़ाहिर है इतनी कामयाब जिंदगी, इतनी भरपूर जिंदगी गुजार रहे हैं, माशाल्लाह, इनको सलामत रखे, खुश रखे। आज हमने ये सवाल इनसे भी करना है कि इनकी शादी के वक्त क्या ख्यालात थे और अब बच्चों से मुताल्लिक क्या सोच रखते हैं। अदरवाइज जनरली भी सोसाइटी को देखते हुए क्या सोच है बच्चियों की शादी करते हुए, बेटों का रिश्ता तय करते हुए क्या होना चाहिए? सिर्फ बच्चों की पसंद वो मैटर करती है या कि खानदान वो बहुत मैटर कर रहा होता है? फिर वो अपनों में शादी करनी है, गैरों में करनी है, नहीं करनी, ये जो मामला होते हैं आज हम इस पर डिस्कस करेंगे। हमें ज्वाइन कर चुके हैं अरशद भाई और उनकी फैमिली। अस्सलाम वालेकुम अरशद भाई, सलाम भाभी, कैसे आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह। आज मैडम के सर पे दुपट्टा, इतनी खूबसूरत लग रही है माशाल्लाह माशाल्लाह। आज होस्ट लग रही है। आज होस्ट लग रही है। आज मैं यही कह रही थी कि आज ही वहाँ जाके बैठ गई, वैसे रोज यहाँ मेरे पास सोफे पे बैठी होती है। आज छोटी सबीन लग रही है। छोटी सबीन वरना कर रही होती है को होस्टिंग डेली मेरे साथ। सबीन आंटी का मिनी वर्जन आप भी हूँ मैं उसकी। सबीन आंटी का मिनी वर्जन है हमारे पास। बिल्कुल मैं आप ही हूँ, दुआ मैं आपकी आप ही हूँ कि मैं आपकी आंटी हूँ। बता दो, जल्दी से बता दो। दुआ बता दो सबीन आंटी। अच्छा, आपकी आंटी बता दो, दुआ आपके बेटे। दिखाओ मुझे क्या हुआ है। चलो चलें जी, तब तक जी दुआ को मैनेज करने की कोशिश करते हैं। दुआ को मैनेज करना ना अरशद भाई हमेशा शुरू से एंड तक कहते हैं, हम सब मिल के एक दुआ को संभाल रहे होते हैं। पूरा घर मिल के दुआ को संभाल रहे हैं। पूरा घर मिल के दुआ को संभाल रहा होता है। अच्छा जी अरशद भाई, आज का टॉपिक वो जाहिर है बड़ा इंपॉर्टेंट भी है और सबसे ज्यादा हमारी सोसाइटी में अगर कोई टॉपिक डिस्कस होता है वो है जी शादी। आपकी शादी के टाइम क्या क्या चीजें आपके वालिद साहब ने माइंड में रखी थी? पहले आप बताएंगे, फिर जरा भाभी से हम अलग से पूछेंगे। मेरी शादी के मुतल्लक के वक्त जो था वो मैं कह सकता हूँ कि थोड़ा पुराना ज़माना ही था तकरीबन क्योंकि अब ये जदीद हाँ क्योंकि हम थोड़े थोड़े पुराने ज़माने में भी दाखिल थे, अब जो है नए ज़माने में दाखिल हो गए क्योंकि जदीद दौर आ गया, ज़रा न्यू जनरेशन और नई सोच है, टेक्नोलॉजी वाला दौर है। तो इस लिहाज से मैं कह रहा हूँ हम थोड़े पुराने ज़माने से भी मुनासबत रखते हैं। आपने सारे ज़माने देख लिए? हाँ, 2 ज़माने हमने देखे दोनों देख लिए हैं। और वो था कि अम्मी और अम्मी के जो भाई थे मेरे मामू, क्योंकि बेगम मेरे मामू की बेटी हैं, तो इन दोनों का ख्याल था कि आपस से रल जाइए, भैन भरा रल जाइए। सही है। तो मैं भी बेगम को पसंद करता था और बेगम ही मुझे पसंद करते थे। ये बात निकलवाना चाह रहे थे। तो ये लव मैरिज थी? ये लव भी थी, रेंज भी थी। लेकिन ये बात आपके घर वालों को पता थी? घर वालों को नहीं, हमने कभी नहीं कहा था कि मैंने उसी से शादी करनी है या बेगम ने घर में कोई रफड़ बनाया हो जी मैंने अच्छे से शादी करनी है, ये कोई नहीं था। हाँ, कोई नहीं था, लेकिन हम चाहते थे कि हमारी शादी हो जाए माशाल्लाह। तो हमसे ज्यादा मेरी अम्मी और मामू चाहते थे कि जब आपको ये मालूम हुआ कि अच्छा अम्मी की भी ये ख्वाहिश है तो फिर दिल में कितने लड्डू फूटे? यही तो वजह थी कि हम बेफिक्र थे। इसीलिए तो फड्डा करने की नौबत ही नहीं आई थी ना, ऑलरेडी सारा सीन सेट था। कभी ये नहीं था कि मैं बेगम से मिलने जो है ना वो इनके घर जा रहा हूँ तो आए दिन चक्कर लग रहे हैं, या बेगम ने कोई इस तरह का कोई ईद के जाते तो थे ना। हाँ नहीं, वो ऐसा होता था क्योंकि बेगम जो थे इनकी फैमिली लाहौर रहते थे, हम सियालकोट थे और उस ज़माने में हमारे पास तो साइकिल भी नहीं थी कि कोई कहा जाए कि इतना पैसा हो कि ट्रैवल करके बंदा चला जाए और आए दिन आता जाता ही रहे। वो आते थे इधर डस्का ईद के ईद, बेगम की फैमिली, और हमारे क्योंकि जो इनकी दादी थी वो मेरी नानी थी, तो ये अपनी दादी के घर आते थे, हम अपनी नानी के घर, तो ये साल बाद ही मिलना मुलाकात होती थी। और आपको पता है ये पुराने ज़माने में ये होता था ऐसी नानी घर चले हैं,
दादी का दिन। तो वो ये था। तो साल बाद जो है ना वो अम्मी भी अपने बहन भाइयों से मिलती थी, अम्मी अब्बू से, और हम भी जो है ना वो बेगम से मुलाकात कर लेते थे। अच्छा, वो जो खत वाला मामला था 20 साल शादी के हुए, उन्होंने बताया जब शुएब दिन से सवाल पूछा एक शो में, और शुएब दिन से पूछा कि खत कब लिखा था आखिरी बार भाभी को ना, तो उन्होंने कहते 25 साल पहले। तो एकदम हम दोनों के माइंड में क्लिक किया, हमने कहा ये स्टोरी तो हम जरा निकलवा के रहेंगे कि ये 5 साल पहले कैसे खत लिखा गया। वो असल में वो जमाना मोबाइल वाला नहीं था, खत वाला था, और कबूतर हमारे घर आया नहीं था कोई कि जिसके हाथ भेज दे, तो खुद खत देना पड़ता था। नहीं, वो ये नहीं था कि भाई खत जा रहा है कि आप कैसी हैं, कभी एम लिख के ना अपने पास ही रख लिया और बाद में गुम हो गया, ये था। अच्छा, इस तरह लिखा गया, जो आपके जज्बात है आपने खुद ही लिख लिए अपने पास, लिख के रख लिए। इतना नहीं था कि खुला डुला माहौल के बेगम और मैं कहीं छुप के मिल भी रहे हैं और खत खिताबत हो रही है, नहीं इस तरह नहीं था। तो मोबाइल तो वैसे भी नहीं था। शादी से पहले भाभी क्या कहती थी आपको? वो एक हमने वीडियो भी बनाई है इसमें कि वो, और ना ये ना जैनम पूछती है कि पापा जी आपको शादी से पहले भी मामा जैनम के पापा कहते थे? तो दुआ कहती है और अरशद भाई कहते थे। कजिन मैरिजेस में ये बड़ा अक्सर ऐसे होता है ना कि पहले। हाँ। तो बहरहाल ये है कि आपको पता जब ये हो कि मैंने इस लड़की से शादी करनी है और लड़की को कि मैंने इससे शादी करनी है, फिर तो वो होते तो वो भाई बहन का ही रिश्ता है जब तक निकाह नहीं हो जाता। लेकिन भाई बहन कहने से वो जो ना थोड़ा बहन हो तो नहीं रहते हैं। वो मुंह बोला रिश्ता होता है, मुंह बोला बहन भाई अपने अपने होते हैं, भाई होता है, कजिन्स नाम से पहले मेरा ख्याल है बेगम मुझे बुलाते थे, अब तो इतना पुराना वाकया कि याद नहीं है, तो नाम से मेरा, अब तो बेगम वो नाम से नहीं बुलाती। शादी के बाद आज तक नाम से नहीं बुलाया? शादी के बाद आज तक नाम से नहीं बुलाया? शादी के बाद नाम से नहीं कभी बुलाया बेगम ने। हाँ जी। तो ये है कि वो बच्चों का बड़ी बेटी है वो अरीबा के पापा पहले कहते थे, तो फिर जब से ये कंटेंट बनाना शुरू किया तो ज़ैनब के नहीं, जब तक अरीबा पैदा नहीं हुई थी तो तब क्या कहती थी? अजी सुनिए। नहीं, हाँ बेगम अक्सर कहती थी, साहब कहती थी मुझे। और आप क्या कहते थे? आप क्या कह के बुलाते थे? मैं शुरू से ही बेगम कहता था। भाभी से पूछे ना। कह रही है साहब कहते थे, भाभी शर्माना शुरू हो गया। भाभी क्या कहती थी इनको? साहब कह के बुलाती? जो कह रहे हैं मैं वही कहती। अच्छा भाभी, जब रिश्ता आया तो उस वक्त आपसे पूछा घर के बड़ों ने, अच्छा वो रिश्ता आया इस तरह फुप्पो के घर से? हाँ कहते तो हैं हमको पूछना चाहिए बेटी से। हाँ, पूछना चाहिए, इसलिए पूछ रहा कि उस वक्त पूछते थे कि नहीं पूछते? मामू ने पूछा था कि नहीं आपसे? जी पूछा था जी, पूछा था। और उस टाइम तो यकीनन खुशी आपकी डबल हुई होगी कि घर वाले भी राजी हैं। उन्होंने क्या कहा था ये पूछे ना? क्या कहा था? जो आपकी मर्जी। हाँ जी, मैंने कहा जैसा आप कहें। कि वो शर्मा के कमरे में भाग गए थे। नहीं देखिए ना, दोनों बात रहेगी ना, पसंद भी इंसान की तो बड़ी अच्छी बात है कि जहाँ आप जिंदगी गुजारने में पसंद होनी चाहिए, वेरी राइट। एट द सेम टाइम वालिदैन की खुशी उसकी खातिर भी आपको हमारे दीन में जबरदस्ती शादी से मना किया, बिल्कुल मना किया गया। और पसंद की शादी से माताबला को मिनन्निसाई मसना, पसंद की शादी उससे करो एक से या दो से, बिल्कुल ऐसे ही। तो पसंद की शादी की तरगीब दी गई है, जबरदस्ती शादी से ये आपने बीच में खाम 1-2-3 वाली बात ऐड की है अर्शद भाई। अच्छी वाली शादी की बात हो रही थी, आपने पसंद की शादी 1-2-3 करो। नहीं, मैंने कहा आयत पूरी सुना दूं। ये भाभी जरा नजर ज्यादा रखें, नजर ज्यादा रखनी पड़ेगी। हमारी भाभी है इतनी मासूम सी, अभी करिए जी ठीक है, ऐसी बात नहीं, आप बेफिक्र हैं बेगम, इंशाल्लाह अल्लाह खैर करेगा। अच्छा, अब जिस तरह आप बच्चे माशाल्लाह शादी की उम्र को पहुंच रहे हैं, बड़े आपकी बेटियां भी माशाल्लाह, अल्लाह सबके नसीब बहुत अच्छे करे। आमीन आमीन। क्या सोच रखते हैं आप उनके रिश्ते करने से मुताल्लिक? एक बाप क्या सोचता है, कैसा रिश्ता होना चाहिए, खानदान में होना चाहिए, कास्ट सेम होनी चाहिए, क्या सोचते हैं? मैं असल में जो मेरी सोच है ना उसमें बेगम भी थोड़ा मुतफिक है कि मैंने अपनी बेटियों को मुअल्लिमा का कोर्स करवाए थे, वो इस नीयत से कि एक तो घर का माहौल दीनी हो जाएगा थोड़ा, और दूसरा ये अब जहन है कि उनकी शादी भी जो है ना कोई आलिम होगा, हाफिज़ होगा तो उसके साथ हो, ताकि दोनों की सोच थोड़ी ना मिलती जुलती होगी।
फिर ये भी कहा जाता है कि जी चलें बीवी अगर मुअल्लिम है तो शोहर गैर मुअल्लिम हो ताकि उसकी भी सलाह होती रहे, या शोहर आलिम है तो बीवी गैर मुअल्लिमा हो ताकि उसकी इस्लाह होती रहे। तो मेरी जो सोचना अपनी ये है कि एक तो दीनदार घराने में शादी हो बेटियों की, और ये ख्वाहिश है मेरी कि अपने रिश्तेदारों में हो, रिश्तेदारों में हो, गैरों में ना हो। लेकिन रिश्तेदारों में कोई ना आलिम है ना कोई हाफिज है, बंदा क्या करे। तो फिर प्रायोरिटीज होती हैं, तो आपकी जो प्रायोरिटी है वो ये है कि दीन के लिहाज से एक स्ट्रॉन्ग फैमिली, एक स्ट्रॉन्ग बंदा होना चाहिए। हाँ। तो फिर उसमें ये भी है कि आपको पता है जो हमारा दीनी तबका है वो फाइनेंशियली लिहाज से थोड़ा उनके साथ ताउन भी बहुत कम किया जाता है। तो एक तो ये भी गुजारिश है कि हमारे जो उलमा का तबका है, हुफाज का, खुतबा का, इमाम मस्जिद हैं तो उनके साथ ताउन किया जाए बेहतर, ताकि उनके भी हालात फाइनेंशियल स्टेबिलिटी उनकी भी ऐसी हो ताकि आगे आपके घर में जो मामला है, क्योंकि बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपने की बेटियों का रिश्ता करते, स्पेशली आप ये देख रहे होते हैं जिस घर में बेटी जा रही है वहाँ फाइनेंशियल स्टेबिलिटी हो। और ये मेरी कोई भी नहीं है ख्वाहिश कि अगर हमारी ज़ात ये है कि बट है तो कोई बट ही हो, क्योंकि आप देख रहे हैं कि हम में ब्लैक भी बट हैं और वाइट भी हैं। तो इस वजह से हमारी ये सोच, हमारे रिश्तेदारों में बल्कि ये किसी का भी ज़हन नहीं है, हमारे रिश्तेदारों में तकरीबन सारी जातें हैं, सारी कास्ट है। ये बट भी हैं, जट भी हैं, फ़कीर भी हैं और ये भट्टी भी हैं। बल्कि मेरी अम्मा जान जो है वो भट्टी हैं और अब्बा जान बट हैं। तो कभी भी ये हमारे ख़ानदान में से किसी ने नहीं कहा कि पहले भाई ज़ात आ थोड़ी केड़ी है जी फिर असी रिश्ता शुरू करिए। तो ये नहीं, ज़ात को लेकर डिस्कशन नहीं करते, कास्ट क्या मैटर नहीं कर रहा, नहीं करते। वैसे भी ये करनी भी नहीं चाहिए। ये तो हमारे पेशे की वजह से हमारी ये कास्ट बनी है ना, कि जो कपड़े धोता है तो उसको धोबी कहते हैं, जो बाल काटता है उसको नाई कह देते हैं जी। तो बस ये मेरी सोच है कि बच्चियों के अल्लाह मुक़द्दर अच्छे करे, और इसमें अगर ये हो कि अगर वो मुअल्लिमा है तो कोई ऐसा बंदोबस्त हो जाए कि जिसके साथ शादी हो वो भी आलिम हो, तो ये बहुत अच्छा रहेगा। अगर ना भी हुआ तो कोई ये हो कम से कम कोई नेक हो, नमाजी हो। कैरेक्टर पे तो वाकई अरशद भाई बड़ी बात करनी भी चाहिए कि कोई समझौता नहीं करना चाहिए। हाँ जी, नहीं, जीरो कॉम्प्रोमाइज ऑन दैट। और मैं जितना परेशान और सोचता रहता हूँ, फिक्रमंद रहता हूँ बच्चियों की शादी के मुतल्लिक कि किस तरह का बच्चा होना चाहिए, इतना फिक्रमंद बच्चों के बारे में होता, क्योंकि बच्चे एक तो घर में रहते हैं, और अगर किसी की बेटी हम ब्याह के लाएंगे तो उसको अपनी बेटी की तरह समझेंगे, और हम समझते हैं कि हम उसको मैनेज कर लेंगे, वो अपने घर की बात। बेटी ने किसी और के घर जाना है, वो लड़का कैसा होगा और घर वाले कैसे होंगे, ये इसके मतलब थोड़ी सोच है कि वो दीनी थोड़ा घराना हो, दीनी माहौल हो थोड़ा। तो अगर ना भी हुआ तो बिल्कुल भी गैर दीनी लोग ना हो कि जिन्हें बेटी के या किसी बहू के हकूक़ का पता ना हो, जो हम वो कहते हैं कि जिससे नई रिश्तेदारी उसे कुड़म कहते हैं। जी। हाँ, तो उनके जो हकूक़ हैं उनकी वो पासदारी से महरूम हो, इस तरह के बिल्कुल ना हो, थोड़ा समझदार हो, तो जो फाइनेंशियली लिहाज से भी थोड़ा वो बेहतर हो, और थोड़ी समझ बूझ हो, अक्लमंद हों, इज़्ज़त वाले हों। सही बात। तो इलाके में ख़ानदान में उनकी थोड़ी इज़्ज़त हो। बिल्कुल सही है। तो बस इन चीज़ों का थोड़ा ज़हन में होता है कि ताकि बेटी अगर उनके घर जाती है तो एक तो उससे इज़्ज़त मिले, और वो भी उनको माँ बाप समझे, और वो भी उसे बेटी समझ के लेके जाएं, और शोहर के साथ उसके अच्छे मामलात हों। बस ये जहन में चलता रहता है। बहुत अच्छे करेगा भाभी। ये सवाल आपसे भी करेंगे, वैसे तो आप जिस तरह अरशद भाई ने कहा भी कि आपको जहन मिलता है इस बारे में, सिर्फ ये देखना कि अच्छा उसका कैरेक्टर ठीक है, फाइनेंशियली स्टेबल है, ये मैटर करता है आपके ख्याल में, या कि नहीं वो जो पूरा ख़ानदान है कि जहाँ वो बेटी जाएगी ख़ानदान बड़ा हो, जिस तरह लोग कहते हैं कि अच्छा बड़ा ख़ानदान ना हो, घबराते हैं बेटियाँ वहाँ शादी करते हैं जहाँ बड़ा ख़ानदान हो, अक्सर हमें ये भी देखा है। आपकी इस बारे में क्या सोच है? मेरी इस बारे में तो मैं भी यही कहना चाहूँगी कि ख़ानदान चाहे जितना मर्जी बड़ा हो, अपना अखलाक अच्छा होना चाहिए, ताउन अच्छा होना चाहिए। सही बात है। अक्सर लोगों की ना ये भी होती है सोच कि ना किसी ऐसी घर शादी हो जहाँ वो अकेला हो, या लड़की अकेली बस वो ही रह गई हो। बिल्कुल। तो ये भी नहीं होना चाहिए कि बाकी अल्लाह ताला ने इस दुनिया में हमें भेजा ना आजमाइश के लिए भेजा है। तो जितने ज़्यादा रिश्ते होंगे
बहनें होंगी, भाई होंगे, खालाएँ होंगी, मामू चाचू होंगे, तो उतना ही हमारा वो इम्तिहान उसमें हो रहा होगा। तो अगर हम उसमें पास होंगे, अच्छे नंबर लेंगे, तो उतनी अच्छी जन्नत मिलेगी। बिल्कुल ऐसे तो ये किसी के अपने बारे में ये कहना कि मेरी बहनें भी हों, मेरे भाई भी हों, सारे रिश्ते हों, तो दूसरे के बारे में ये सोच रखना बस ये अकेला ही हो, ये गलत तो बात ये भी है, अच्छी बात सही बात है। अपनी बेटी को, अपने बेटे को अच्छी तरबियत दें ताकि वो दूसरे के घर जाए तो वो सारे रिश्तों से अच्छा निभा कर सके। बेशक ऐसे है। अच्छा बहुत शुक्रिया भाई, बहुत शुक्रिया। आज तो फिर दुआ में लिफ्ट नहीं करा, किसी किसी दिन ऐसा होता है कि दुआ में बिल्कुल लिफ्ट नहीं कराती, लेकिन चले हम दुआ को लेवरेज दे रहे हैं कि दुआ हमें अपने कंटेंट के थ्रू 12 रोजाना महसूस कर रही हैं। सो दुआ की वीडियो आ जाती है हमारे तक और आप तक पहुंच जाते हैं। ब्रेक की तरफ बढ़ेंगे, ब्रेक से वापस आते, नींद आ रही है आपको, वापस आते रहिए हमारे साथ। ये राइजिंग पाकिस्तान स्पेशल एडिशन। सब पीते हैं। कोई भी कैसा भी पुराना गद्दा लाओ और डायमंड सुप्रीम फोम का नया ब्रांड न्यू मैट्रेस धनाधन ले जाओ। सब पीते हैं। 250 रुपए में किसी का दस्तरखान आबाद करें, क्योंकि जैज़ कैश है ना। सब पीते हैं। KNNs, ताकि आपके प्यारों को मिलती रहे सेफ एंड हेल्दी चिकन। सब पीते हैं। जमाने कई बदले, न बदली ममता न बदले हम, जहाँ ममता वहाँ डालडा। सब पीते हैं। जमाने कई बदले, न बदली ममता न बदले हम, जहाँ ममता वहाँ डालडा। सब पीते हैं। 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 हर घर पूरा होता है अच्छी आदतों से, जैसे कल के लिए कुछ संभाल रखने की आदत। इसीलिए यूरोपियन टेक्नोलॉजी से बने ज्यादा कैपेसिटी वाले डॉलन्स रेफ्रिजरेटर्स देते हैं आपको अप टू 40% बिगर क्रिस्पर, ताकि आप कर सकें ज्यादा स्टोरेज और सेव कर सकें अप टू 50% एनर्जी, क्योंकि डॉलन्स रिलायबल है। अल्लाह तबारक व तआला कह रहे हैं मैंने तुम पर एहसान किया है, वो है कि हमें उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में पैदा किया। अब रमजान आया, हमें हर लम्हा शुक्र अदा करना चाहिए।
कि या अल्लाह तेरा शुक्र है कि ला इन शकरतुम ला अज़ीदन्नकुम, अगर तुम मेरा शुक्र अदा करोगे मैं तुम्हें बहुत ज्यादा नवाज दूं। हम रोजा भी ना रखें, तिलावत कुरान करीम भी ना करें, रमजान के आदाब भी पूरे ना करें, तो ये नाशुक्री है। जब आप अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे तो उसकी नेमतें और बढ़ जाएंगी। Light, light, refreshing, करशी जामे शीरी, सब पीते हैं। सिर्फ 250 रुपए में किसी के अफ्तार और सहर का इंतजाम करें, अपनी पसंद की तंजीम को अतियात देकर, और किसी का दस्तरखान आबाद करें। Light, light, refreshing, करशी जामे शीरी, सब पीते हैं। आलिया, आई थिंक मुझे तुमसे प्यार हो गया। जब सच्चा प्यार होता है ना तो हर जगह बस वही शख्स नजर आता है। Excuse क्या हुआ? स्टिंग, टेस्ट भी, तेज भी। Light, light, refreshing, करशी जामे शीरी, सब पीते हैं। जमाने कई बदले, न बदली ममता न बदले हम, जहां ममता वहां डालडा। Light, light, refreshing, करशी जामे शीरी, सब पीते हैं। KNNs, ताकि आपके प्यारों को मिलती रहे सेफ एंड हेल्दी चिकन। Light, light, refreshing, करशी जामे शीरी, सब पीते हैं। Light, light, refreshing, करशी जामे शीरी, सब पीते हैं। Light, light, refreshing, करशी जामे शीरी, सब पीते हैं। Light, light, refreshing, करशी जामे शीरी, सब पीते हैं। Light, light, refreshing, करशी जामे शीरी, सब पीते हैं। Light, light, refreshing, करशी जामे शीरी, सब पीते हैं। Light, light, refreshing, करशी जामे शीरी, सब पीते हैं। Light, light, refreshing, करशी जामे शीरी, सब पीते हैं। Light, light, refreshing, करशी जामे शीरी, सब पीते हैं। Light, light, refreshing, करशी जामे शीरी, सब पीते हैं। Light, light, refreshing, करशी जामे शीरी, सब पीते हैं। Light, light, refreshing, करशी जामे शीरी, सब पीते हैं। मुझे खुदा के सिवा किसी का खौफ नहीं। इस समंदर में उठता तूफान न सिर्फ यूनिता के पालतू देखेंगे बल्कि पूरा आलम देखेगा। तलवार और कलम जिस वक्त एक साथ मिल जाएंगे उस वक्त तमाम राज अफशा हो जाएंगे। अल्लाह आपके दिल में समंदर की मोहब्बत जिंदा रखे आका रईस। उरूज का किस्सा खत्म होने के बाद हम दिल्ली में बाकी लोगों से मिलेंगे। तुम्हारे घर पे हमला होने वाला है तस्बीना। तूफान भी हमसे खौफजदा है। हम जीत गए मेरे दोस्त। यूनिता बहुत जल्द बड़ी तैयारी करने वाली है। उरूज को मेरी वजह से नहीं, खुद अपने रवैये की वजह से खो बैठोगी। हमला हुआ है। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। राइजिंग पाकिस्तान स्पेशल एडिशन में एक बार फिर कहते हैं खुश आमदीद। और अब हम बात करेंगे कामयाब जिंदगी। ये जो होती है ना कि हम कुछ लोगों के एग्जांपल्स अपने सामने रख रहे होते हैं कि ही इज अ और शी इज अ सक्सेसफुल पर्सन। तो क्या चीज़ें हैं, कुछ उसूल होते हैं, कुछ आदात होती हैं
कुछ लक होती है, बहुत सारी मेहनत होती है, बहुत से इंग्रेडिएंट्स होते हैं जिसकी वजह से आप कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ रहे होते हैं, जिसको हम कामयाबी समझ रहे होते हैं। आप उससे पूछेंगे तो कहेंगे नहीं, सक्सेस तो भी आनी है, ये तो सिर्फ एक सफ़र है। सो आज हम इससे मुतालिक बात भी करेंगे और एक ऐसी शख्सियत से आपकी मुलाकात भी कराएंगे जिनको रिसेंटली, बल्कि लास्ट ईयर इनको एट द एंड ऑफ 2024 फाइवर ने इनको एक्नॉलेज किया था $1 मिलियन अर्न करने पर। इसके अलावा अगर हम जर्नी की बात करें तो तकरीबन 10 साल हो गए माशाल्लाह जब इन्होंने इस टेक्नोलॉजी के मैदान में कदम रखा और कैसे उन्होंने एक टीम बिल्ड की, कैसे उनको इन्होंने मेंटोर किया, कैसे उन्होंने काम किया और उसके साथ साथ टेक्नोलॉजी के ही मैदान में लोगों को कनेक्ट किया। अच्छा, मैं खुद उसका बेनिफिशियरी हूं कि मैं बहुत से लोगों से कनेक्ट हुआ बिकॉज ऑफ दिस पर्सन। करेक्ट, मैं कनेक्ट की बात कर रहा हूं, बेनिफिशियरी की बात है, आपने कभी बेनिफिट नहीं उठाया। कनेक्शंस आर एक्चुअली समथिंग वैल्यूएबल। अच्छा, मुझे इस टॉपिक पे मत लाया करें। सबीन ने मुझे वैसे ब्रेक में बहुत ज्यादा कोर्स दे दी है ऑलरेडी। हम बात करें सैयद अरसलान अली शाह की, बाकी बातें हम उन्हीं से पूछेंगे। अस्सलाम वालेकुम शाह जी, क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। रमजान अच्छा गुजर रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल। क्या रूटीन होती है रमजान में? लाइफ बिल्कुल डिस्टर्ब हुई होती है। आपको पता है फ्रीलांसिंग 12 से 15 घंटे वैसे ही हमारा रात को जागने का काम होता है। अब दिन भी वो टोटली डिस्टर्ब हो चुका है, तो सोने का बिल्कुल वक्त नहीं मिलता। लेकिन अच्छा नहीं है, टाइम बहुत अच्छे से मैनेज भी हो हाँ, जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे लिए बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाता है क्योंकि वैसे भी हम रात को जाग रहे होते हैं, तो इशा के बाद जो फजर का टाइम होता है बड़ा इजीली गुजर जाता है। दैट्स राइट। शाह जी, क्या सोच के आप फाइवर पे आते हैं? लोग कहेंगे मैं शाह जी को ना, बिकॉज हम प्यार से शाह जी कहते हैं। सो ये बताएं कि ये 2015 में जब आप फाइवर पे आपने स्टेप इन किया तो व्हाट वाज दैट वन थिंग कि अच्छा फाइवर पे आना है, काम करना है? अच्छा, थोड़ा सा भी आपने कामयाबी की बात की तो एक छोटा सा किस्सा है। कनेक्टेड पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस 2017 हो रही थी, तो क्योंकि एक बहुत बड़ा आपको पता है इवेंट होता है तो उसकी तमाम चीज़ें मैं खुद देख रहा होता हूँ। सही। तो मैं एक दरवाजे के पास से गुजर रहा था तो एक बच्चे ने मुझे रोक लिया और उसने कहा कि सर मैं 2 साल से फाइवर के ऊपर काम कर रहा हूँ लेकिन कामयाबी नहीं मिल रही। अब नॉर्मली कभी भी कोई शुएब हमसे इस तरह का सवाल करता है तो हम उससे पूछते हैं आपकी सर्विस क्या है, आप गिग कैसा बनाया है, थंबनेल्स कैसी हैं। लेकिन उस वक्त यकीन जाने जो पहला सवाल मेरे जहन में आया वो मैंने पूछा कि आपके माँ बाप आपसे खुश हैं? और आप बिलीव नहीं करेंगे कि उस बच्चे का सर वहीं पे झुक गया। उसने कुछ नहीं कहा। मैंने उसको कहा कि आप सिर्फ ये करो कि आप जाके जो भी गलती हुई है, जो भी कोताही हुई है, आप जाके अपने माँ बाप से माफ़ी मांग लो। बात आई गई होगी, इवेंट ख़त्म हो गया, उस बच्चे का मैसेज आया कि सर मैंने अपने माँ बाप से माफ़ी मांग ली है और आज मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि मैं दुनिया का खुशकिस्मत तरीन और कामयाब तरीन इंसान हूँ। आप बिलीव नहीं करेंगे कि अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि फाइवर ने अपना पूरा एवेल्यूएशन सिस्टम जिसके ज़रिए वो टॉप रेटेड सेलेक्ट करता था वो चेंज कर दिया और 1 साल के बाद अगेन उसी बच्चे का मैसेज आया कि सर आज मैं टॉप रेटेड सेलर बन चुका हूँ। तो जो आप बात कर रहे थे कामयाबी के पीछे अनथक मेहनत की, लगन की, कंसिस्टेंसी की, ठीक है, पेशेंस की, उसके साथ साथ ये वाला एलिमेंट हम हमेशा मिस कर देते हैं जिसमें आप दूसरों की दुआएं समेटते हैं। ये मिस करते हैं। एग्जैक्टली, मोटिवेशन आपको यहाँ से मिल रही होती है। अच्छा, मुझे लगता है कि हमारा मकसद पहला जो फर्स्ट प्रायोरिटी रख देते हैं, हम पैसा रख लेते हैं। ट्रू। कि गोल सेट किया, गोल में सबसे टॉप प्रायोरिटी है जी पैसा। तो आई थिंक वहाँ भी हम शायद गलती कर देते हैं। पैसा इंपॉर्टेंट जरूर है, पैसे की हकीकत आपको उसी वक्त समझ आती है जब आप उसको कमा लेते हैं। फिर आपको पता चलता है कि दिस इज नॉट इट, देयर इज मोर टू इट। फिर आपको लाइफ का फलसफा, उसकी तमाम हकीकतें आपके सामने खुलना शुरू हो जाती हैं। दैट्स वेरी ट्रू। ये $1 मिलियन जो आपने कमाया, ये पूछने लगे कहाँ उड़ाया? ये मैं वैसे आपने कमाया वो आपने कहाँ उड़ाया? मुझे नहीं बताते ना, नहीं, लेकिन मुझे पता लगा तो रहे होते हैं। तो ये बताएं कि इसमें ज़रा 2015 से स्टार्ट तो किया, लेकिन ये जो 1 साल का $1 मिलियन है ना, ज़ाहिर है जिसमें आपको पूरी जर्नी है, पूरी जर्नी का ही हो रहा होता है। ऑल राइट। और ये कुछ ही पाकिस्तानी है जिनको ज़ाहिर है एक्नॉलेज किया फाइवर ने। क्या लगा आपको, किस एक चीज़ ने आपको फाइवर पे इतना ज़्यादा कामयाब बनाया, अपार्ट फ्रॉम दिस कि आपने माँ की बहुत दुआएं हमेशा ली हैं? देखिए, फ्रीलांसिंग या कोई भी फील्ड होती है ना, कोई भी बिजनेस होता है, उसमें आपके माइंडसेट का, आपकी अप्रोच का टूवर्ड्स दैट थिंग वो होना बहुत ज़रूरी है। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इस फील्ड में आपके लिए बेनिफिशियल होती है वो आपके कम्युनिकेशन स्किल्स होते हैं। मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को या जो भी मुझसे कोई भी मशवरा लेता है या कंसल्टेंसी लेता है तो मैं उनको कहता हूँ कि 80% इज़ कम्युनिकेशन स्किल्स, जिसमें आपने क्लाइंट को ये बताना है कि आप क्या बनाने वाले हो, क्या डिलीवर करने वाले हो। कम्युनिकेशन स्किल्स के बाद आपके पास एडॉप्टेबिलिटी है। जैसे अभी आप बात कर रहे थे चैट जीपीटी की, एआई का दौर है। आप जितनी जल्दी एडॉप्ट करेंगे न्यू टेक्नोलॉजीज़ को, न्यू ट्रेंड्स को, और उनको यूटिलाइज करेंगे टू मेक यूर वर्क परफेक्ट और अपनी एफिशिएंसी को इंक्रीज़ करने के लिए यूटिलाइज करेंगे, उतना ज़्यादा आप बाकी तमाम लोगों से आगे आ जाएंगे। प्राइवेसी तो ब्रीच होती है। अभी ब्रेक में डरा भी रहे थे हमें, जो मैंने और सबीना इंट्रो में कहा शो के, हमने ये कहा शो के, और इन्होंने आके ये कहा कि
कोई फायदा नहीं है मूवी देखने का या किसी और चीज का भी। ही वाज लाइक कि आप बोल भी रहे हैं अगर तो या आप सोच भी रहे हैं, बोलना तो बहुत दूर की बात है। इफ यू आर कनेक्टेड विद इंटरनेट थ्रू एनी मीडियम, चाहे आप मोबाइल के जरिए हैं, चाहे लैपटॉप के जरिए हैं, या चाहे आप कोई वॉच यूज कर रहे हैं, तो योर डेटा इज गोइंग देयर ऑलरेडी। ओके, डेटा कॉम्प्रोमाइज्ड हो चुका है ऑब्वियसली। मतलब आपने गैलरी का एक्सेस फेसबुक को दिया हुआ है, इंस्टा को दिया हुआ है, तो वो सारे का सारा डेटा वहाँ पे जा रहा है। जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दी कि आप सिर्फ बता दें कि मैंने वॉच खरीदनी है, तो नेक्स्ट थिंग यू विल सी ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम के आपके पास एक बम्बारमेंट हो जाएगी, वॉचेस के एड्स आना शुरू हो जाएंगे आपके पास। तो इससे घबराना चाहिए? इसकी यूटिलाइजेशन के ऊपर ज़्यादा बात करनी चाहिए। मैं जैसे अभी आप बात कर रहे थे, रिस्पॉन्सिबल यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी होनी चाहिए। जैसे भी सबीन ब्रेक से पहले भी बात कर रही थी एक मूवी के हवाले से, तो रिस्पॉन्सिबल यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी टू इंक्रीज योर प्रोडक्टिविटी एंड एफिशिएंसी वहाँ पे ठीक है। लेकिन एट द सेम टाइम इसके साइड इफ़ेक्ट्स तो हैं, जैसे डीप फेक की सूरत में आप देख रहे हैं, जैसे स्कैम्स की सूरत में देख रहे हैं। आपको कॉल आएगी, अरसलान की आवाज़ में कॉल आएगी, और आपको इतना मौका भी नहीं दिया जाएगा कि आप सोचें, और आप अपना तमाम पैसा या कोई भी चीज़ उस टाइम पे आप ट्रांसफ़र कर देंगे। तो साइड इफ़ेक्ट्स तो हैं इसके एब्सोल्युटली। तो आपको ज़रा विजिलेंट रहना पड़ेगा। हाँ, और वैसे कि तो जिस तरह किसी ने पैसे मांग लिए, आप ये वाले जो फ्रॉड्स इस तरह के हो जाते हैं, देन बाद में आपको रियलाइजेशन होती है। तो मेरा ख्याल है टेक्नोलॉजी जैसे जैसे ग्रो कर रही होती है, उसी तरीके से इस तरह के क्राइम्स भी ग्रो कर रहे होते हैं। एब्सोल्युटली। देखिए, इसमें सबसे जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है मीडिया का, जैसे आज हम इसके बारे में बात कर रहे हैं, तो बहुत सारे लोगों को इसके हवाले से अवेयरनेस होगी। चैट जीपीटी का नाम लोग सुनेंगे, डीप सीक का नाम सुनेंगे, जाके इसकी रिसर्च करेंगे, प्रोग्राम्स देखेंगे। तो मेरा ख्याल है कि अवेयरनेस फैलाना ज़्यादा ज़रूरी है, लोगों को बताना कि भाई इसका क्या फ़ायदा है। चैट जीपीटी के ज़रिए, सिर्फ एक इस टूल के ज़रिए इसको इस्तेमाल करते हुए आप लाखों डॉलर्स कमा सकते हैं, और एट द सेम टाइम इसी टूल को यूज़ करते हुए आप कोई गलत काम भी कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसे। अच्छा, आप इसी दौरान फाइवर के साथ साथ आपने एक और इनिशिएटिव भी लिया, और एक बहुत बड़े लेवल पे कॉन्फ्रेंस आप करवाते हैं पाकिस्तान में, मोस्टली इस्लामाबाद, बट आपने बाकी शहरों में भी करवाई है। थोड़ा सा मुझे बताएं कि ये आइडिया कैसे आया कि टेक्नोलॉजी की फील्ड के मुख्तलिफ लोगों को कनेक्ट करना, उनको एक प्लेटफॉर्म पर लेकर आना। फिर बहुत से स्टूडेंट्स आते हैं, हम देख रहे हैं स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स आ रहे होते हैं, वो सीख रहे होते हैं। सो ये आइडिया कैसे और कितना फ़ायदा आपको हुआ? आई थिंक 9th एडिशन था लास्ट टाइम। जी। अच्छा, देखिए, मेरी वालदा ने कहा था कि अगर आप कामयाब होना चाहते हो ना, तो कामयाबी बांटना शुरू कर दो। तो जैसे ही मुझे पहले साल में सक्सेस मिली थ्रू फ्रीलांसिंग, फाइवर के ऊपर हमारा काम अच्छा शुरू हुआ, तो मैंने लोगों को बताना शुरू कर दिया। लेकिन वो एक लिमिटेड सर्कल था जिसको मैं बता पा रहा था। तो फर्स्ट एनिवर्सरी के ऊपर हमने ये डिसाइड किया कि हम अपनी कामयाबी लोगों के साथ बांटना शुरू कर दें, और ये एक कॉल भी है कि जो आप देते हो वो आपके पास वापस आना शुरू हो जाता है। तो हमने लोगों को कामयाबी बांटना शुरू कर दी। उसमें हमने ये किया कि पाकिस्तान के जितने भी टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट्स थे, उनको एक प्लेटफॉर्म के ज़रिए, जो कि कनेक्टेड पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस कहलाता है, उसके अंडर हमने इकट्ठा किया, और फिर लोगों को दावत की कि आप आएँ, ये 3 दिन अटेंड करें, फ्री ऑफ कॉस्ट अटेंड करें। इन तमाम लोगों से जो इस टेक्नोलॉजी की डोमेन के हीरोज़ हैं, पाकिस्तान के हीरोज़ हैं, उनसे सीखें, और एक रोड मैप फ्रॉम A to Z आप लें और जाके अपना कैरियर स्टार्ट करें। ज़बरदस्त। और सक्सेस कितनी नज़र आई आपको उसकी? देखिए, अगर आप बात करें 2015 में हमने स्टार्ट किया था, तो उस टाइम चंद लोग थे जो इससे मुंसलिक थे। लेकिन लास्ट एडिशन आप खुद उसको होस्ट कर रहे थे, तो आपने देखा कि पूरे पाकिस्तान से कोई 30-40 हज़ार बंदा एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा हुआ था, और वो सारे के सारे सीखने की नीयत लेके आए हुए थे। और उसमें से बहुत सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने ना सिर्फ इसको सीखा बल्कि इम्प्लीमेंट किया, और अब वो बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज रन कर रहे हैं और पाकिस्तान में ज़र मुबादला लेके आ रहे हैं। बिल्कुल तो ये वो अवेयरनेस वाली अगेन बात है। आप सिर्फ लोगों को, कहते हैं ना, एक चैरिटी और आकर किसी को आप मछली पकड़ना सिखा दें, दोनों चीज़ों में। तो मेरा जो हमेशा से विजन था वो ये था कि मैं एम्पावर करूँ लोगों को, उनको खुद मुख्तार बनाऊँ। हमें हमेशा खुददारी की बात करते हैं, तो खुददारी हमेशा खुद मुख्तारी से आती है। तो मेरा विजन, कनेक्टेड पाकिस्तान का विजन यही है कि हम लोगों को खुद मुख्तार बनाएं। आई थिंक होना भी इसी तरीके से चाहिए कि आप किसी को मछली पकड़ना सिखाएं, rather कि आप उसको मछली दें। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, और जो काम आप भी करें। लेकिन टिप्स भी कोई होंगी साथ? यंगस्टर्स हमारे आने चाहते होंगे एंड वो फेलियर से बहुत डर जाते हैं। हम जाएंगे, शुरू करेंगे काम, कुछ होगा नहीं होगा, 1000 सवालात उनके दिमाग में चल रहे होते हैं, और ये भी नहीं पता कुछ लोगों का पहला स्टेप क्या होना चाहिए। क्या टिप्स हैं? अच्छा, देखिए, अगर आप इस फील्ड का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो 90 डेज़ के लिए आप अपने आप को बाउंड कर लें टूवर्ड्स एनी स्किल। वाइदर आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग सीखना चाह रहे हैं, अगर आप डिजिटल मार्केटिंग सीखना चाह रहे हैं, वीडियो एडिटिंग सीखना चाह रहे हैं, तो 90 डेज़ के लिए आपने सिर्फ लर्निंग करनी है, उसके हवाले से चीज़ें सीखनी हैं। और तमाम का तमाम नॉलेज udemy.com पे चले जाएं, यूट्यूब पे चले जाएं, वहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। आपने सिर्फ अपनी एक डिसिप्लिन रूटीन बनानी है और उसको सीखना है। उसके बाद आपने कोशिश ये करनी है कि किसी न किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ, एजेंसी के साथ एक इंटर्नशिप या एक जॉब का जो पीरियड है
वो आपने ज़रूर स्पेंड करना है वहाँ पे। उससे होगा ये कि आपको पूरी का पूरा एक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर समझ आएगा, आपको ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट समझ आएगी, आपको टाइम मैनेजमेंट समझ आएगी, और कल को ये जिस तक आप अपनी कंपनी बनाना चाहेंगे तो ये सारी की सारी चीज़ें आपको वहाँ पे फ़ायदा देंगी। 90 डेज़ के बाद आपने ये करना है कि आपने जो प्लेटफॉर्म्स हैं, जो कि मार्केट प्लेसेस हैं, जहाँ पे तमाम बायर्स मौजूद हैं जो इस किस्म की सर्विसेज ढूंढ रहे होते हैं, वहाँ पे जाके आपने अपनी प्रोफाइल बनानी है और रिसर्च करके आपने निश डाउन करना है अपनी सर्विस को। जैसे फॉर एग्जांपल हम ग्राफिक डिज़ाइन की बात करते हैं तो ग्राफिक डिज़ाइन एक बहुत वास्ट कैटेगरी है, लेकिन अगर उसमें हम UI UX की बात करते हैं तो वो एक निश डाउन कर दिया, हम स्पेसिफिक हो गए। तो अब दुनिया में जो ट्रेंड है वो स्पेशलाइज प्रोफाइल्स का है, यानी अगर आप किसी चीज़ के स्पेशलिस्ट हैं तो वो आपको प्रेफर करेंगे हायर करना बजाय इसके कि आपको बहुत सारे स्किल्स आते हैं और आप किसी में भी स्पेशलिस्ट नहीं हैं। तो कोशिश करें जो भी स्किल आपको सीख रहे हैं उसमें आप स्पेशलाइजेशन हासिल करें। ओके, एक काम पे फोकस करें, एक काम पे फोकस करें। स्पेशलाइजेशन वो ये ना करें कि मैं ये भी सीख लूँ, ये भी ठीक है, अगर इफ यू हैव दैट पोटेंशियल जरूर सीखें, लेकिन एक में एक्सपर्टीज होनी बड़ी जरूरी है। 2 कश्तियों में सवार ना हो, मुतादिद कश्तियों में सवार ना हो, बात 2 से आगे निकल चुकी है। होते भी हैं लोग अक्सर, ये भी होता है ना मल्टीटास्किंग। देखिए एक जो मिथ है ना मल्टीपल रेवेन्यू स्ट्रीम्स का, उसके बारे में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो मल्टीपल रेवेन्यू स्ट्रीम्स हमेशा उस वक्त क्रिएट करनी चाहिए जब आपके पास एक सस्टेनेबल रेवेन्यू स्ट्रीम मौजूद हो, तब आप जाते हो मल्टीपल रेवेन्यू स्ट्रीम्स की। तो मैं हमेशा अपने बच्चों को या जो भी सुन रहे होते हैं उनको मैं कहता हूँ कि पहले आप एक चीज़ के ऊपर फोकस करके उसको बिल्ड कर लें, उसको स्केल कर लें, उसके बाद आप बेशक लोकल ई-कॉमर्स में जाएं, बेशक आप अमेज़ॉन पे काम करें, बेशक आप eBay पे काम करें, बेशक आप डिजिटल मार्केटिंग की कोई एजेंसी बना लें, लेकिन पहले एक जिस चीज़ है जो फाउंडेशन है उसको इतना बिल्डअप कर लें कि आपको ये बाकी एवेन्यूज़ पे वो सपोर्ट करना शुरू कर दें। अब देखिए आप खुद इतने टेक्नोलॉजी से जुड़े हैं, आप एक कम्युनिटी भी ऐसे जो कि टेक्नोलॉजी से जुड़ी है, सारा काम टेक्नोलॉजी से जुड़ा है, फ़ोन से जुड़ा है, इंटरनेट से जुड़ा है, फिर क्या सूझिए आपको कि आप इन सारों को उठाते हैं एक ऐसे पहाड़ में ले जाते हैं जहाँ पे इंटरनेट नहीं होता। आई मीन लास्ट ईयर भी आपने किया, आई एम श्योर कि ईद के बाद एक प्लान आप कर रहे हैं जहाँ पे आप ऐसी जगह ले जाएंगे इन सबको कि जहाँ पे नेट नहीं होगा। यस। अच्छा शोएब देखें, हमारा जो लाइफस्टाइल है ना वो बहुत डिस्टर्बिंग है, क्योंकि टाइम जोन फ़र्क है, हम US काम करते हैं, UK काम करते हैं, बाहर के ममालिक के साथ, तो सारी रात हमें जागना पड़ता है। और बज़ाहिर ये दुनिया बहुत फैंसी नज़र आती है, जैसे शोबिज़ की नज़र आती है, इसी तरह ही ये फ्रीलांसिंग टेक की दुनिया बहुत फैंसी नज़र आती है, लेकिन बहुत स्ट्रेसफुल है। डेडलाइंस होती हैं, प्रेशर होता है, एक छोटा सा बग आ जाता है किसी कोड के अंदर तो बिलीव यू मी